हम लोग इस क्लास में लूसेंट के पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर है लूसेंट के अंदर उन पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर को क्लास 1 के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। इसमें जितने भी प्रश्न बनेंगे एक्स्ट्रा सहित आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। और आप किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं जिसमें पॉलिटिकल साइंस पूछा जाता है तो उसके लिए ये क्लास अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला, इसलिए क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखते रहिएगा। भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास, यानी भारतीय संविधान के बारे में संक्षिप्त में पूरा डिटेल से इस क्लास के अंदर हम लोग जानेंगे। और ये संक्षिप्त इतिहास पॉलिटिकल साइंस का हम लोग लूसेंट बुक में जो दिया गया उसी को पूरे डिटेल के साथ समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए 1757 में प्लासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध को अंग्रेज़ों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। ये ध्यान रखिएगा 1757 ईस्वी को भारत के अंदर यानी बंगाल में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में प्लासी का युद्ध होता है और इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने जीत हासिल करता है और सिराजुद्दौला को पराजित करता है, जिससे इसके द्वारा भी अंग्रेज़ों की और भी शासन शक्ति मजबूत होती है। साथ साथ में इसी के तुरंत बाद 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध को जीतने के बाद पूरी तरह से बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का शिकंजा धीरे धीरे कसना शुरू हो गया। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेज़ों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बनी। वो निम्नलिखित है। तो यानी कि 1757 और 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का धीरे धीरे शासन जो है और मजबूत होते चले गया। इसी कारण से अंग्रेज़ों ने यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समय समय पर कई बार अलग अलग एक्ट पारित किया जाने लगा और जो कि ये भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बनी। बात कर लेते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर एक प्रश्न बनेगा, आप लोग से पूछा जाएगा कि भारत में रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ। तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था और इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनियों ने अलग अलग कानून एवं नियम का निर्माण किया था। ये भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था, अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। यानी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को यानी कि अपना जो कार्य कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी उसको नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। तो ध्यान रखिएगा 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट ही भारत में ऐसा पहला कानून था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। नंबर बी नंबर में है, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। नंबर सी में इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। तो इसी 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत के अंदर ब्रिटिश सरकार ने केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी थी। नंबर 1 में इसकी विशेषता क्या क्या वो भी जान लेते हैं। नंबर 1 में है, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया तथा मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। यानी 1773 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा ही बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और मुंबई और मद्रास के गवर्नर को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किया गया। इस एक्ट के तहत ही बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। इस तरह से ध्यान रखिएगा बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। वैसे अगर बात कर ले बंगाल के पहले गवर्नर, ये भी ध्यान रख लीजिएगा बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के पहले गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के पहले
गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल किया गया और लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के अंदर बनने वाले पहले गवर्नर जनरल बने। आगे नंबर 2 में है, इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसके मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद ही कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में किया गया जिसके मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे, यानी एक मुख्य न्यायाधीश थे और इसके अलावे 3 अन्य न्यायाधीश थे। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनेगा यहाँ पर कि किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया? तो ध्यान रखिएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही कोलकाता में 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया। इसमें मुख्य न्यायाधीश 1 थे और अन्य 3 न्यायाधीश थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्फे थे, ये भी ध्यान रखिएगा। मुख्य न्यायाधीश जो बने थे सर एलिजा इम्फे। अन्य 3 न्यायाधीश जो थे चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। नंबर 4 में हम लोग बात करें, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया था। बेहद इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंध किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। आगे नंबर 5 में है, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामले की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। आगे बात कर लेते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। इसके बाद 1773 के बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 आता है। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार दिया गया। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ ध्यान रखिएगा कि किस अधिनियम के द्वारा यानी किस एक्ट के द्वारा सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि मतलब कानून बनाने का अधिकार दिया गया। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन की सरकार को यानी ब्रिटिश सरकार को कलकत्ता के सरकार को यानी कलकत्ता में शासन कर रहा था और कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया? तो ध्यान रखिएगा एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि यानी कानून बनाने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के द्वारा। आगे बात कर लेते हैं 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। नंबर 1 में बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए, यानी 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा इस एक्ट के द्वारा दोहरा प्रशासन का प्रारंभ हुआ। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर व्यापारिक मामले का जितना भी देखभाल करना है वो काम दिया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम हो गया व्यापारिक मामलों का देखभाल करना। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का काम है राजनीतिक मामलों के पूरे रूप से देखभाल करना। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का ये काम हो गया। आगे बात कर लेते हैं 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। 1793 के चार्टर अधिनियम, इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतनादि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। आगे बात कर लेते हैं 1813 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है, नंबर 1 में है कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। यानी कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। नंबर 2 में कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एक अधिकार को छीन लिया गया।
किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। कुछ सीमाओं के अधीन कुछ ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। आगे बात कर ले नंबर 4 में 1813 के पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, परंतु 1813 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिल गई। आगे बात कर लेते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से है। इस नंबर 1 में है, इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। नंबर 2 में अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया था। नंबर 3 में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये नंबर 3 में बेहद इम्पोर्टेंट है। बंगाल के गवर्नर को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। किस अधिनियम के द्वारा? 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। नंबर 4 में है, बम्बई तथा मद्रास की परिषदों का विधि निर्माण शक्तियों को वापस लिया गया। नंबर 5 में है, विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। नंबर 6 में है, भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया तथा 1843 ईस्वी में उनका उन्मूलन कर दिया गया। नंबर 7 में अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया। नंबर 8 में है, गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। नंबर 9 में है, भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अंडरलाइन कर देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1834 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। दोस्तों एक प्रश्न यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 1829 ईस्वी में भारत के अंदर से सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया गया था और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी बना था। 1833 में एक जो अधिनियम एक्ट आया था, इसी एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदल के अब वो भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगेगा। इसी तरह लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। आगे बात कर लेते हैं 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 के चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से है। नंबर 1 में, इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा ही सेवाओं में नामजदगी के सिद्धांत को समाप्त करके उनके महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। इसके लिए 1854 ईस्वी में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। नंबर 2 में है, इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। नंबर आगे है 1858 का भारत शासन अधिनियम। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार एग्जाम में प्रश्न देखने के लिए मिला है। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार से, भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। यानी भारत का जो शासन अब कंपनी के पास नहीं होगा बल्कि ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया, यानी ब्रिटिश क्राउन के हाथों में होगी। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ।
8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा एवं 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। नंबर 5 में मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। नंबर 7 में है भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत के प्रशासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण था। उसी का वाक्य अंतिम होता था, चाहे वह नीति के विषय में हो या अन्य ब्यौरे के विषय में। नंबर 8 में भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। अतः इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग यानी अंतिम गवर्नर जनरल और वो प्रथम वायसराय बने। तो ध्यान रखिएगा, अब भारत का गवर्नर जनरल नहीं होगा बल्कि उसके स्थान पे भारत का वायसराय होगा। और इस तरह से भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने थे। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने थे, ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषता इस प्रकार से है। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ लॉर्ड कैनिंग द्वारा। गवर्नर जनरल की पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीना होती थी। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब के विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भी नामांकित कर सकता था। 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। आगे बात कर लेते हैं 1873 का अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। आगे है शाही उपाधि अधिनियम 1876। शाही उपाधि अधिनियम 1876। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को केंद्रीय कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। कब? 28 अप्रैल 1876 को। आगे बात करते हैं 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं। पहला, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी में प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। आगे है 1909 का भारत परिषद अधिनियम। 1909 के भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब हुआ था? 1909 में। और 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम है। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी हुई। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड ऑफ मिंटो यानी सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। हम अंडरलाइन कर देते हैं, आप लोग इसको जरूर ध्यान रखिएगा। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। आगे बात कर लेते हैं नंबर 2 में भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद की नियुक्ति की गई।
नंबर 3 में केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। नंबर 4 में है प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। नंबर 5 में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए और आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। नंबर 6 में है इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। आगे बात कर लें 1909 ईस्वी में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत का वायसराय। इन्हीं के दोनों बीच में समझौता हुआ था जिसको कि लॉर्ड मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम यानी मार्ले मिंटो समझौता के नाम से भी जानते हैं। 1909 में लॉर्ड मार्ले जो थे इंग्लैंड में भारत का राज्य सचिव थे, जबकि लॉर्ड मिंटो जो थे भारत के वायसराय थे, इसलिए इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं। आगे है भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम 1909 भारत परिषद अधिनियम था। आगे बात कर लेते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के भारत शासन अधिनियम को कहा जाता है। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं हैं: पहला, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। इसी के द्वारा केंद्र में पहली बार द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी। इसमें 34 निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 144 थी, जिसमें 104 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत होते थे। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होता था। दोनों सदनों के अधिकार समान थे। इनमें सिर्फ एक अंतर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को था। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक लियोनोस कॉर्टियस थे। इन योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया: आरक्षित तथा हस्तांतरित या अंतरित। आरक्षित विषय वित्त, भूमि कर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जनजातियाँ, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खान कारखाना, बिजली, गैस बॉयलर, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियाँ, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाएं आदि। हस्तांतरित विषय शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्ता शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी उद्योग, तौल तथा माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक तथा अग्रहार दान आदि। आगे बात कर लेते हैं आरक्षित विषयों पर प्रशासन गवर्नर उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाना था, जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया जाना था। इस द्वैध शासन प्रणाली को 1935 ईस्वी के एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया था। भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षा की नियुक्ति कर सकता है। नंबर 5, इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। अतः 1926 ईस्वी में ली आयोग 1923-24 के सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। आगे है इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। नंबर 7 में इसमें सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को
विस्तारित कर दिया। नंबर 8 में इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। नंबर 9 में है इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। नंबर 10 में इस अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा में वायसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्तियों को निम्न रूप से बनाए रखा। नंबर ए में कुछ विषयों से संबंधित विधेयकों को विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए उसकी पूर्व अनुमति आवश्यक थी। बी में है उसे भारतीय विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को वीटो करने या सम्राट के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति थी। सी में है उसे यह शक्ति थी कि विधानमंडल द्वारा नामंजूर किए गए या पारित न किए गए किसी विधेयक या अनुदान को प्रमाणित कर दे तो ऐसे प्रमाणित विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के समान हो जाते थे। नंबर डी में है वह आपात स्थिति में अध्यादेश बना सकता था जिसका अस्थायी अवधि के लिए विधिक प्रभाव होता था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज थे। इम्पोर्टेंट है, डबल स्टार कर लीजिएगा दोस्तों। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा मिला? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, या आप इसी को बोल सकते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज थे। आगे बात कर लेते हैं 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। यह साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। 1935 ईस्वी के अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता इस प्रकार से है। एक क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार अनुच्छेदों की संख्या 321 था और अनुसूचियों की संख्या कितना था? 10 था। आगे बात कर लें अखिल भारतीय संघ। यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नरी के क्षेत्रों और उन देशी रियासतों से मिलकर बनना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हो। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था किंतु देशी रियासतों के लिए ऐच्छिक था। देशी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं हुई और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया। प्रांतीय स्वायत्तता। यह अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उसे एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। आगे केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। इस अधिनियम में विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधानमंडलों के बीच विभाजित किया गया। इसके तहत परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची एवं समवर्ती सूची का निर्माण किया गया। नंबर ए में है परिसंघ सूची के विषयों पर परिसंघ विधानमंडल को विधान बनाने की अन्य शक्ति थी। इस सूची में विदेशी कार्य, करेंसी और मुद्रा, नौसेना, सेना, वायुसेना, जनगणना जैसे विषय थे। नंबर बी में है प्रांतीय सूची के विषयों पर प्रांतीय विधानमंडल की अनन्य अधिकारिता थी, यानी इस सूची में वर्णित विषयों पर प्रांतीय विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार था। प्रांतीय सूची के कुछ विषय थे पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा। समवर्ती सूची के विषय पर परिसंघ एवं प्रांतीय विधानमंडल दोनों विधान बनाने के लिए सक्षम थे। समवर्ती सूची के कुछ विषय थे दंड विधि और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह एवं विवाह के विच्छेद आदि। ऊपर उल्लेखित उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी भी विधानमंडल को दूसरे की शक्तियों का अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं था, लेकिन वायसराय द्वारा आपात की उद्घोषणा किए जाने पर परिसंघ विधानमंडल को प्रांतीय सूची के विषय में विधान बनाने की शक्ति थी। 2 प्रांतीय विधानमंडलों की अनुरोध पर भी परिसंघ विधानमंडल प्रांतीय विधानमंडल के विषय में विधान बना सकती थी। समवर्ती सूची के विषयों पर परिसंघ विधि, प्रांत की विधि,
पर अभिभावी होती थी। इस अधिनियम में अवशिष्ट विधायी शक्तियां वायसराय को दी गई थी। 1935 के अधिनियम के बारे में नेहरू एवं अंबेडकर की उक्ति। नंबर 1 में है, नेहरू ने कहा था गुलामी का अधिकार पत्र, यानी भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में क्या कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा गुलामी का अधिकार पत्र। नंबर 2 में का एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, ये बात किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 1935 ईस्वी के शासन अधिनियम को कहा था। क्या कहा था? नंबर 1 में कहा था गुलामी का अधिकार पत्र। नंबर 2 के लिए कहा था एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, ये किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अंबेडकर ने देखिए क्या कहा था? अंबेडकर ने कहा था मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में बड़े भागों को पुनः उत्पादित कर दिया गया। यह कथन किसका था? अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर का। नंबर 4 में है संघीय न्यायालय की व्यवस्था। इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल यानी लंदन को प्राप्त थी। नंबर 5 में है ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे। आगे नंबर 6 में भारत परिषद का अंत। इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। नंबर 7 में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया और उसका विस्तार दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग तक किया गया। नंबर 8 में इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। नंबर 9 में है इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया और बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया। आगे है इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को किया गया था, ध्यान रखिएगा। नंबर 11 में है इसने मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मत अधिकार मिल गया। आगे बात कर लेते हैं 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृत हो गया। इस अधिनियम में 20 धाराएं थी। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न हैं। नंबर 1 में 2 अधिराज्यों की स्थापना, और इस प्रकार से 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपी जाएगी। नंबर 2 में भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्य में एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। नंबर 3 में संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना। जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती, तब तक वे विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेंगी। नंबर 4 में है भारत मंत्री के पद समाप्त कर दिए जाएंगे। नंबर 5 में है 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनकर तैयार नहीं किया जाता है, तब तक उस समय 1935 ईस्वी के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा। नंबर 6 में देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया। उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और उस अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। नंबर 7 में है इस अधिनियम के अधीन
भारत डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले को छोड़कर भारत का शेष राज्य क्षेत्र मिल गया। दोस्तों, आज हम लोग क्लास में इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में संविधान, भारतीय संविधान के बारे में और भी आगे पढ़ेंगे और आगे जो है आप लोगों के लिए भारतीय संविधान सभा नंबर 2 आएगा और नंबर 2 को हम लोग अगले क्लास में फिर से पढ़ते हैं। तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में फिर से अगले दिन मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, आप अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, अगले दिन फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।